जैसा कि आप सब जानते हैं कि समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो 11 अगस्त तक चलेंगे, मार्किंग द सेंटेनरी ऑफ 1924 गेम्स इन द सेम सिटी। इन दिस वीडियो हम आपको उन स्कैंडल्स की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने ओलंपिक हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया, चाहे वो सेलिब्रेटेड एथलीट्स की ड्रामेटिक फॉल हो, पॉलिटिकल टेंसेस का स्पोर्टिंग इरा में फैलना हो, या फिर चीटिंग और डिसीट का माइंड बॉगलिंग इंस्टेंसेस हो। इन कंट्रोवर्सीज ने ओलंपिक हिस्ट्री पर अपना छाप छोड़ा है। तैयार हो जाइए उन मोमेंट्स को दोबारा जीने के लिए जिन्होंने हेडलाइंस बना दिए, ओपिनियंस को डिवाइड कर दिया और हमें गेम्स की असली स्पिरिट्स को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया। हमारे साथ जरूर अनकवर करिए उन ओलंपिक स्कैंडल्स को जो हमें हर बार चकित करने वाले हैं। नंबर 1, द 1936 ओलंपिक्स इन बर्लिन। एडोल्फ हिटलर के डरावने शासन शुरू होने के 3 साल बाद जर्मनी ने समर ओलंपिक्स होस्ट किया। जब हिटलर पावर में नहीं था, उस टाइम बर्लिन को 1936 के ओलंपिक के लिए चुना गया था और ये सवाल पूरी दुनिया का था कि वो गेम्स को होस्ट करेंगे या नहीं। आखिर में उन्होंने होस्ट किया। इतिहासकारों का कहना है कि हिटलर और उनके साथियों ने गेम्स को प्रोपेगेंडा फैलाने और नाजी रिजीम की ताकत इंटरनेशनल स्टेज पर दिखाने का मौका समझा। उस समय गेस्तापो, जो नाजी जर्मनी की सीक्रेट पुलिस थी, पावर गेन कर रही थी। जूइश लोगों को जर्मनी और यूरोप भर में सताया जा रहा था और कुछ अमेरिकन जूइश एथलीट्स ने गेम्स का विरोध किया। ये कहा जाता है कि हिटलर बर्लिन गेम्स को अपने आर्यन सुपीरियरिटी का संदेश फैलाने का परफेक्ट मौका समझते थे, पर यह संदेश ब्लैक अमेरिकन जेसी ओवेंस की जबरदस्त जीत से बिगड़ गया, जिसमें उन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते। इंटरेस्टिंगली, ओवेंस की एक जीत 400 मीटर रिले में हुई, जिसमें वो असली लाइनअप में नहीं थे। ओवेंस और एक और ब्लैक एथलीट्स, राल्फ मेटकाल्फ, जो उस रेस में जूइश अमेरिकन एथलीट्स मार्टी ग्लिकमैन, सैम स्टोलर के बदले सब्स्टिट्यूट बनाए गए थे। ग्लिकमैन ने कहा था कि ये मूव एंटी सेमिटिज्म के आगे झुकने वाली थी, जिसमें अमेरिकन ट्रैक कोच और अमेरिकन ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट ये कोशिश कर रहे थे कि हिटलर को 2 जूइश एथलीट्स को जीतते हुए देखना पड़े। नंबर 2, 1956 गेम्स इन मेलबर्न। 1956 के समर ओलंपिक्स मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में नवंबर और दिसंबर में हुए। साउदर्न हेमिस्फीयर के समर शेड्यूल को एकोमोडेट करने के लिए ऐसा पहली बार हुआ था कि ये गेम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बाहर साउदर्न हेमिस्फीयर में स्टेज किए गए थे। ये गेम्स भी कई बाइकॉट से प्रभावित हुए। इनमें इजिप्ट, लेबनान और इराक ने सिनाई पेनिनसुला पर इजरायली इन्वेजन के विरोध में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और नीदरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सोवियत यूनियन को हंगरी पर इन्वेजन के लिए सस्पेंड न करने के फैसले के कारण पार्टिसिपेट नहीं किया। सोवियत यूनियन को हंगरी पर इन्वेजन को लेकर टेंशन एक वाटर पोलो मैच के दौरान बढ़ गई, जो ब्लड इन द वाटर मैच के नाम से जाना गया। पूरे गेम के दौरान 4 प्लेयर्स को अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट के लिए पूल से बाहर निकाल दिया गया। चौथे क्वार्टर तक हंगेरियंस रशियंस को 4-0 से लीड कर रहे थे, जब रशियन एथलीट्स वैलेंटीन प्रोवोकोपोव ने हंगेरियन एरविन जाडोर के चेहरे पर मुक्का मारा। जाडोर ने इस इंसिडेंट पे कहा कि उन्होंने 4000 स्टार्स देखे और अटैक के तुरंत बाद गर्म खून बहता हुआ महसूस किया। इसके बाद गेम जल्दी खत्म हो गया और हंगेरियन टीम को जीत मिल गई। उन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स के द्वारा पूल से बाहर ले जाया गया। हंगेरियंस ने अपने अगले मैच में यूगोस्लाविया के अगेंस्ट गोल्ड मेडल जीता। नंबर 3, द 1968 मैक्सिको गेम्स। 1968 मैक्सिको गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से 10 दिन पहले देश में टेलेटलोको मैसेकर से हिल गया था। स्टूडेंट्स जो अधिकार और सरकार के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में रखने के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें मैक्सिकन मिलिट्री ने सड़क पर गोली मार दी। 50 साल बाद भी मैसेकर के डेथ टोल्स अभी तक अननोन है, लेकिन उस वक्त के स्टूडेंट्स ने अनुमान लगाया कि 190 प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। सरकार ने कहा था कि सिर्फ 26 लोग मरे हैं। इतिहासकार कहते हैं कि ये मैसेकर सरकार के डर से हुआ था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट आने वाले ओलंपिक्स गेम्स को डिस्टर्ब ना कर दें। गेम्स अपने शेड्यूल के मुताबिक 10 दिन बाद शुरू हुआ, लेकिन वो भी एक और स्कैंडल होना था। ब्लैक अमेरिकन स्प्रिंटर टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस बिना जूते पहन के पोडियम पर चढ़े और मेडल्स लिए। सिर्फ ब्लैक शॉक पहने हुए जो ब्लैक प्रॉपर्टी को सिंबलाइज कर रहे थे, उन्होंने अपने ब्लैक ग्लव फिस्ट हवा में उठाए। ओलंपिक पोडियम पर उठाया गया ब्लैक पावर सैल्यूट दुनिया भर में देखा गया, एक पावरफुल प्रोटेस्ट का पल था और यूएस सिविल राइट मूवमेंट्स के साथ एक सॉलिडारिटी का प्रदर्शन था। यूएस ट्रैक टीम के ब्लैक मेंबर्स ने अमेरिका में ब्लैक लोगों के खिलाफ रेसिस्ट ट्रीटमेंट के कारण गेम्स को बाइकआउट करने का भी सोचा था। इसमें तो कार्लोस दोनों को अपने फिस्ट उठाने के बाद
यूएस ओलंपिक टीम से निकाल दिया गया, लेकिन वो स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सेलिब्रेटेड फिगर्स बन गए। नंबर 4, 1972 गेम्स इन म्यूनिक। 36 साल बाद जब ओलंपिक्स गेम्स बर्लिन में होस्ट किए गए थे और उस टाइम जर्मनी में हिटलर का शासन चरम पर था, गेम्स फिर भी देश में वापस आए। इस बार म्यूनिक होस्ट सिटी बना। जर्मनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन को सुधारने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें द स्माइलिंग गेम्स, द गेम्स ऑफ पीस एंड जॉय कहा। लेकिन ये सपना तभी बिखर गया जब पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने ओलंपिक विलेज में रात को घुसकर इजरायली एथलीट्स और कोचेस को बंदी बना लिया और पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स और जर्मन टेररिस्ट की रिलीज की डिमांड की। आखिरकार 11 इजरायली टीम के स्पोर्ट्स पर्सन को ब्रूटली मार दिया गया। ये गेम शुरू से ही सिंबलिज्म से भरा हुआ था। हॉलोकास्ट के खत्म होने के सिर्फ 27 साल बाद, जिसमें 6 मिलियन ज्यूज को सिस्टमैटिक तरीके से मार दिया गया था, ज्यूज एथलीट्स जर्मनी वापस आए थे इजरायली फ्लैग के नीचे कम्पीट करने। ओलंपिक पार्क दाउचू कंसंट्रेशन कैंप से सिर्फ 6 माइल्स दूर बनाया गया था, जो इतिहास के गहरे साए को और भी गहरा करता है। ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के एक मेंबर ने द गार्जियन को उस वक्त कहा था, बहुत कुछ हुआ है जो हम 1972 के गेम्स के साथ और अंत में हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। हम ये गेम शांति और खेल से भरे देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। इस क्रूर हत्याकांड के बाद गेम्स को रोक दिया गया, लेकिन अगले 24 घंटे बाद ही गेम्स को फिर से शुरू कर दिया गया, शायद इस उम्मीद के साथ कि शांति और खेल का संदेश जीवित रहे। नंबर 5, द 1980 गेम्स इन मॉस्को। ये पहले समर ओलंपिक्स थे जो कम्युनिस्ट देश में हुए और इनको हैवली बायकॉट किया, जिसमें 65 देशों ने ना पार्टिसिपेट करने का फैसला किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल था। बायकॉट जो प्रेसिडेंट जिम कार्टर ने अनाउंस किया था, यूएस के सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के विरोध के आधार पर लगाया गया था। कार्टर ने यहाँ तक धमकी दी थी कि जो यूएस एथलीट्स अटेंड करना चाहेंगे उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। 4 साल बाद सोवियत यूनियन ने बदले में 1984 के लॉस एंजलिस गेम्स का बायकॉट किया। नंबर 6, 1994 विंटर ओलंपिक। 1994 में नैन्सी कैरिगन और टोन्या हार्डिंग अपने फिगर स्केटिंग करियर के पीक पर थे। दोनों जबरदस्त कॉम्पिटिटर थे जिनको मीडिया और फिगर स्केटिंग दुनिया के अक्सर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करती थी। 1994 के यूएस फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप की प्रैक्टिस के सेशन के बाद डेट्रॉइट में कैरिगन आइस से निकलकर बाहर आई और एक एसेलेंट ने उनके दाएं घुटने पर बैटाव मार दिया, वो जो फिर वहां से भाग गया। अटैक के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही एसेलेंट की पहचान सामने आई। वो एक हिटमैन था जिसे हार्डिंग के एक्स हस्बैंड और उनके दोस्त ने हायर किया था। 1994 के ओलंपिक के क्वालिफायर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कैरिगन को कंपटीशन से बाहर करने की साजिश रची थी। हार्डिंग का कहना था कि उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कि बस इतना ही पता था कि कुछ गलत चल रहा है। चोट के बावजूद कैरिगन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और 1994 के गेम में सिल्वर मेडल जीता। अटैक के सिर्फ 2 महीने बाद जबकि हार्डिंग 8th पोजीशन पर रही, हार्डिंग को 1994 के नेशनल चैंपियनशिप टाइटल से स्ट्रिप कर दिया गया और यूएस फिगर स्केटिंग में कंप्लीटली बैन कर दिया गया। 2008 बीजिंग गेम्स। जब चाइना बीजिंग में गेम्स होस्ट करने की तैयारी कर रहा था तो खबरें ये थी कि चाइनीज एथलीट्स को मेडल जीतने के चक्कर में हद से ज़्यादा पुश किया जा रहा है ताकि वो अमेरिकन से ज़्यादा मेडल जीत सकें। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक डाइवर ने अपनी रेटिना खो दी। फीमेल एथलीट्स पर चाइल्ड बर्थ के बाद तुरंत ट्रेनिंग रिज्यूम करने का दबाव बनाया गया और एथलीट से कहा गया कि अगर उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में मेडल नहीं सिक्योर किया तो उनके बाकी सारे एथलेटिक अचीवमेंट्स बेकार हैं। बीजिंग ओलंपिक के स्कैंडल सिर्फ एथलीट्स के साथ सरकार के व्यवहार तक ही सीमित नहीं थे। माइग्रेंट वर्कर को प्रॉपर वेजेस और प्रोटेक्शन से वंचित रखा गया जब वो लोग गेम्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के इल्जाम लगाने लगे। इसी बीच स्पेन की मेंस और वुमेन बास्केटबॉल एक रेसिस्ट जेस्चर के कारण मुसीबत में आ गई जब उन्होंने ओलंपिक्स एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्ट किया। स्पेन बास्केटबॉल फेडरेशन की तरफ से टीम को गेम्स के लिए कुछ गुड लक विश करते हुए एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में मेंस टीम के सब 15 मेंबर्स को एक कोर्ट फ्लोर पर चाइनीज ड्रैगन के साथ पोज कर रहे थे और अपनी आंखें साइड में खींच रहे थे, जो कि एक प्लेयर ने कहा कि एक फ्रेंडली जेस्चर था। बाद में स्पेनिश वुमेन बास्केटबॉल टीम, स्पेनिश वुमेन्स टेनिस टीम और अर्जेंटीनियन वुमेन सॉकर टीम की भी ऐसी ही फोटोज सामने आई। टीम्स ने कहा कि ये एक फ्रेंडली जेस्चर है, लेकिन इस जेस्चर के पीछे का रेसिस्ट टोन इग्नोर करना मुश्किल था। 2016 गेम्स इन रियो। 2016 में रायन लॉक्टे समर ओलंपिक्स में कम्पीट कर रहे थे।
एक 12 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स स्विमिंग टीम का सेलिब्रेटेड मेंबर होने के नाते सबकी नज़र उन पर थी। लेकिन सिचुएशन तब और भी इंटेंस हो गई जब उन्होंने और उनके 3 टीममेट्स ने यह दावा किया कि ब्राज़ील में एक रात बाहर जाने के बाद उन्हें गन पॉइंट पर रोका गया। लॉक्टे के इनिशियल अकाउंट के मुताबिक स्विमर्स को ऐसे लोगों ने लूट लिया जो पुलिस ऑफिसर्स लग रहे थे। लॉक्टे ने यह डिटेल भी ऐड की उनके टीममेट्स ने गन देखकर ग्राउंड पर गिर गए, लेकिन उन्होंने अटैकर्स के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया। लेकिन लॉक्टे का झूठ ओलंपिक ऑफिशियल्स के सामने जल्द ही बिखर कर सामने आ गया। लॉक्टे और दूसरे स्विमर्स ने एक गैस स्टेशन के बाथरूम में काफ़ी तोड़फोड़ किया था। NBC न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में कुछ हद तक मान लिया और वह कह रहे थे कि उन्होंने जो हुआ उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन ये मेंटेन किया कि ये इवेंट्स इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। इस इंसिडेंट ने लॉक्टे का रेपुटेशन टारनिश कर दिया। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने ओलंपिक्स की मोस्ट इनफेमस कंट्रोवर्सीज के बारे में जाना। अगर आपके ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को थम्स अप दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। क्या आपके पास कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी है? नीचे कमेंट्स में लिखें और हमको बताएं। क्या पता आपकी अगली कंट्रोवर्सीज हमारे अगले वीडियो में शामिल हो। तब तक के लिए क्यूरियस रहें और कॉशियस भी। थैंक यू।